मेरे बच्चे, हम लोग पढ़ रहे थे मनी एंड बैंकिंग, और आज हम ना मनी एंड बैंकिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और टॉपिक का नाम है मनी मल्टीप्लायर। अब ये जो टॉपिक है मेरे बच्चे मनी मल्टीप्लायर का, ये हमें क्या समझाता है? ये हमें समझाता है कि कमर्शियल बैंक्स जो हैं जनरली मनी तो प्रिंट करते नहीं है। कमर्शियल बैंक्स डोंट प्रिंट मनी, बट इवन देन दे आर नोन एज सप्लायर्स ऑफ मनी। यानी कि आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि कमर्शियल बैंक्स मनी कैसे क्रिएट करते हैं। ऑल दो दे कैन नॉट प्रिंट करेंसी, बट यस दे कैन क्रिएट मनी। कैसे क्रिएट करते हैं आज हम वो पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है मेरे बच्चे, इसको क्रेडिट क्रिएशन या फिर मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं। सौम्या, यू आर नॉट विजिबल मेरे बच्चे। अब ये क्रेडिट क्रिएशन और मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, मैं थोड़ा सा ना आपको इसे ब्रीफ में समझाता हूं। बेटा, ये टॉपिक हमसे ये बात करेगा कि जनरली होता क्या है कि जब हम बैंक में पैसा जमा करवाते हैं, लेट्स सपोज कि मिस्टर ए ने आईसीआईसीआई बैंक में कुछ मनी को डिपॉजिट करा, लेट्स सपोज 10,000 रुपीज। अब आईसीआईसीआई बैंक के पास डिपॉजिट जो है वो 10,000 रुपीज से बढ़ गया। आईसीआईसीआई बैंक इस पैसे को एज इट इज अपने पास नहीं रखेगा, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक को इस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा डिपॉजिटर को। अच्छा सर, तो उसकी कॉस्ट निकालनी है, प्लस अपने एम्प्लॉयज की सैलरीज निकालनी है, प्लस अपनी प्रॉपर्टीज जितनी भी किराए पर ले रखी है उनका रेंट निकालना है। ऐसे बहुत सारी चीज़ों का खर्चा निकालना है, और फिर उसके बाद जो बचेगा अपने शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट भी तो निकालना है। तो अगर पूरा का पूरा 10,000 रुपया आईसीआईसीआई बैंक अपने पास रखकर चलेगा तो अपनी जेब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा और खर्चे भी देने पड़ेंगे। इसीलिए बैंक क्या करता है, इस पैसे को आगे लोन दे देता है, यानी कि किसी को लोन दे देता है। और अब इसमें एक और दिक्कत है, अगर सारा पैसा लोन पर दे दिया और इस पर्सन को जरूरत पड़ गई तो फिर पैसा कहां से ला कर देंगे? तो इसी वजह से आईसीआईसीआई क्या करता है कि कुछ पैसा अपने पास रख लेता है और बाकी पैसा आगे लोन पर दे देता है। लेट्स सपोज 10% अपने पास रख लिया और 90% आगे लोन पर दे दिया। जो हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं बेटा, इसमें एक फंडामेंटल अजम्पशन होती है, और वो फंडामेंटल अजम्पशन है दैट ऑल ट्रांजैक्शंस आर डन थ्रू बैंक्स। यानी कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो बैंक्स के थ्रू होती हैं बेटा। तो अब बी को लोन दिया गया, बी को कैश में तो लोन दिया नहीं जाएगा, मैंने आपको बोला ना सारी ट्रांजैक्शन बैंक्स के थ्रू हो रही हैं, तो कैश की इन्वॉल्वमेंट तो होगी ही नहीं। तो अब लेट्स सपोज बी का अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक में, तो बी के पंजाब नेशनल बैंक वाले अकाउंट में 9,000 रुपए डाल दिए जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखें, पंजाब नेशनल बैंक एक बैंक है, इसको कोई मतलब नहीं है कि बी ये पैसा कैसे लाया। हो सकता है ये बी का कमाया हुआ पैसा हो सकता है बी को ये पैसा कहीं से मिला हुआ हो सकता है ये पैसा बी ने लोन पर लिया हो सकता है किसी गेम शो से ये पैसा जीता हो, कुछ भी हो सकता है। पर पंजाब नेशनल बैंक को तो ये मतलब नहीं है। आज अगर मैं अपने बैंक में जाकर कुछ कैश डिपॉजिट करवाऊं तो बैंक मुझसे ये थोड़ी पूछेगा ये पैसा आया कहां से। अब वो लोन का भी पैसा हो सकता है, मेरा अपना भी हो सकता है, जीता हुआ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पीएनबी तो उसे एक डिपॉजिट ट्रीट करेगा, यानी कि एक नया डिपॉजिट हमारे बैंक में जमा हुआ। अब जैसे खर्चे आईसीआईसीआई के हैं, या जैसे आप प्रॉफिट आईसीआईसीआई के शेयर होल्डर्स को कमाना है, वैसे पीएनबी के शेयर होल्डर्स को भी कमाना है। पीएनबी को भी अपनी प्रॉपर्टीज पर रेंट पे करना है, पीएनबी को भी अपने स्टाफ को सैलरी पे करनी है। तो पीएनबी भी क्या करेगा कि इसमें से 900 रुपये अपने पास रखेगा और बाकी 8,100 रुपये का किसी को लोन दे देगा, सो दैट कुछ तो इनकम आए। ये पैसा गया सी को, सी का अकाउंट है लेट्स सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इसका अकाउंट है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जब 80-100 रुपीज़ आएंगे, वो अब जिस मर्जी पर्पज से आए हुए हों, पैसा तो डिपॉजिट हुआ है। ये बैंक भी क्या करेगा, ये बैंक भी कुछ ऐसा ही करेगा
कुछ पैसा अपने पास रखकर बाकी पैसा जो है वो आगे लोन पर दे देगा 7290। ऐसे करते 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 बैंक्स लोन देते देते लोगों के लिए मनी क्रिएट करते हैं। सर मनी क्रिएट कैसे हुआ, ये बात नहीं समझ आई। अब एक बात बताओ, ए ने बैंक में कितने पैसे जमा कराए थे? 10,000। तो ए के पास बैंक में 10,000 रुपए पड़े हुए, ऑल्दो बैंक के पास उतना पैसा नहीं पड़ा हुआ, पर ए के खाते से पैसे थोड़ी कम हो जाएंगे। ए ने तो बैंक को पैसे दिए ना। अब सपोज अगर बैंक में मेरे 1,00,000 रुपए पड़े हुए हैं, तो बैंक अगर उस पैसे में से लोन दे देता तो मेरे अकाउंट में से कम थोड़ी होंगे वो। तो मैं अपने 1,00,000 रुपए पूरी तरीके से यूज कर सकता हूँ, चाहे बैंक में पड़े हो चाहे ना पड़े हो। सिमिलरली अगर ए ने 10,000 रुपए जमा कराए हैं तो ए पूरे 10,000 यूज कर सकता है। बी के खाते से 9,000 रुपए जमा हुए हैं तो बी 9,000 रुपए यूज कर सकता है। सी 8,100 रुपए यूज कर सकता है। डी 7290 रुपीज यूज कर सकता है। ई 6561 रुपीज यूज कर सकता है, एंड सो ऑन। तो सर बैंक्स ने मनी कैसे मल्टीप्लाई करा? बेटा अगर आप देखोगे, पैसा तो पहली बार सिर्फ 10,000 रुपया ही जमा हुआ था, पर उसको बढ़ाते बढ़ाते बैंक ने देखो कितना बढ़ा दिया। अब ए के खाते में 10,000 है, बी के खाते में 9,000 है। अब आप बोलोगे सर बी ने तो लोन लिया है। बेटा मैं इस चीज की तो बात ही नहीं कर रहा, बी ने लोन लिया है या उसका अपना पैसा। मैं तो ये कह रहा हूं कि बी के खाते में कितने पैसे पड़े हैं। बी 9,000 रुपए यूज कर सकता है ना, चाहे लोन लिया हो चाहे वो चोरी करके लाया, जैसे मर्जी लाया हो। सी 8,100 यूज कर सकता है, डी ये यूज कर सकता है, ई ये यूज कर सकता है, एंड सो ऑन। तो अगर 10,000 रुपए जमा होने पर बैंक्स आगे लोन देते देते इसी पैसे को 1,00,000 रुपया बना देते हैं। सर 1,00,000 रुपए कैसे बन गया? बेटा देखो, ए ने 10,000 जमा कराए, ये पैसा बी को लोन पे दिया गया 9,000। तो टेक्निकली ए ने बैंक से 10,000 रुपए लेने, आईसीआईसीआई से, बी ने अपने बैंक से यानी कि पीएनबी से 9,000 लेने। तो टेक्निकली डिपॉजिटर्स ने बैंक में 19,000 रुपए जमा कराए हुए। जब ए बी और सी आ गए तो ये अमाउंट और बढ़ गया, ए बी सी डी आ गए, ई आ गया, अमाउंट और बढ़ता चले गया। तो मैं कह रहा हूं सारे डिपॉजिटर्स का अगर अकाउंट में 1,00,000 रुपया पड़ा है और ये पैसा 10,000 से बढ़ते बढ़ते 1,00,000 हुआ है, इसका मतलब हमारा जो मनी मल्टीप्लायर है, जो मनी मल्टीप्लाई हुआ है वो 10 टाइम्स है। सर ये ना बात समझ नहीं आई कि मल्टीप्लाई हुआ कैसे है। तो लेट्स सपोज मेरे बच्चे कि ना कुछ 8-10 लोग हैं, वो एक पास पास करने वाली गेम नहीं होती थी जो आपस में एक दूसरे को वो पिल्लो पास करना होता है। लेट्स सपोज आज पिल्लो पास नहीं करना, आज पास करना है एक बैग ऑफ चॉकलेट्स। ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको उड़ा दो। तो लेट्स सपोज इतने लोग हैं, हमारे पास 10 लोग हैं। ए के पास 10 चॉकलेट्स का बैग था, इसने एक चॉकलेट अपने पास रखी, बाकी 9 आगे दे दी। इसने भी एक चॉकलेट अपने पास रखी, बाकी 8 आगे दे दी। इसने 7 आगे दे दी, इसने 6 आगे दे दी, इसने 5 आगे दे दी, इसने 4 आगे दे दी, इसने 3 आगे दे दी, इसने 2 आगे दे दी, और इसके पास आ गई 1। आप लोग किस चीज पर फोकस कर रहे हो? आप लोग फोकस कर रहे हो सर अल्टीमेटली हर किसी के पास एक ही तो चॉकलेट है। आप इस चीज पर फोकस कर रहे हो कि हर किसी के पास एक चॉकलेट है। हाँ वो बात सही है, जब स्टार्टिंग ही 10 चॉकलेट से हुई है तो अल्टीमेटली हर किसी के पास मिलाकर तो 10 चॉकलेट ही होंगी। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, सारा मैं बात क्या कर रहा हूं कि ए ने कितनी चॉकलेट्स दी बेटा? 9। इसने कितनी चॉकलेट्स दी? 8। तो टेक्निकली ही हैज टू रिसीव 9 चॉकलेट्स। ए को 9 चॉकलेट्स रिसीव करनी है। बी को कितनी रिसीव करनी है? 8 चॉकलेट्स। सी को कितनी रिसीव करनी है? 7 चॉकलेट्स। डी को कितनी रिसीव करनी है? 6 चॉकलेट्स। ई को कितनी रिसीव करनी है? 5 चॉकलेट्स। मैं इन सब के समेशन की बात कर रहा हूं। यानी कि ए बोल सकता है कि मेरे पास 9 चॉकलेट्स थी, बी बोल सकता है कि मेरे पास 8 चॉकलेट थी, सी बोल सकता है मेरे पास 7 चॉकलेट्स थी। ऐसे ही कुछ यहां पर हो रहा है कि ए बोल सकता है कि मेरे पास 10,000 रुपए थे,
बी बोल सकता है कि मेरे पास 9,000 रुपये थे जो मैंने पीएनबी में डलवाए थे। सी बोल सकता है कि मेरे पास 8100 रुपीज़ थे जो मैंने एसबीआई में डलवाए थे। डी बोल सकता है मेरे पास 7290 रुपीज़ थे जो मैंने लेट्स सपोज कोई और अकाउंट है उसमें डलवाए थे। ऐसे ई बोल सकता है कि मेरे पास भी 6561 रुपीज़ थे जो मैंने एचडीएफसी बैंक में डिपॉजिट करा दिए। तो बात हो रही है इस पैसे की। अब यहाँ पर दूसरा डाउट निकल कर आता है कि सर एक बात बताओ, ये लोग पागल हैं, फालतू का लोन लिए जा रहे हैं। बैंक में रखने के लिए लोन कौन लेता सर? लोन तो लोग इसलिए लेते हैं ना ताकि वो गाड़ी खरीद सकें या घर खरीद सकें या फिर वो कोई और चीज़ खरीद सकें। तो लेट्स सपोज हमारे जो सी भाई साहब हैं, ये भाई साहब जो सी हैं, इन्होंने 8100 रुपीज़ का लोन लिया। लेट्स सपोज इस 8100 रुपीज़ से इन्होंने मोबाइल फ़ोन खरीद लिया। अब मैंने क्योंकि अभी आपको बोला है कि सारी ट्रांजैक्शंस बैंक्स के थ्रू ही होंगी, तो जब हमारे मिस्टर सी 8100 रुपीज़ का लोन लेकर कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो एसबीआई में 8100 रुपीज़ आए, ये 8100 रुपीज़ उन्होंने किसी को पे कर दिए। लेट्स सपोज उन्होंने मोबाइल फ़ोन खरीदा एबीसी टेलीकॉम से। अब क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि सारी ट्रांजैक्शंस बैंक्स के थ्रू हो रही हैं, तो एबीसी टेलीकॉम कैश तो लेगा नहीं, ये पैसा भी एबीसी टेलीकॉम के बैंक में जाएगा। अच्छा सर, लेट्स सपोज एबीसी टेलीकॉम का बैंक है एचडीएफसी बैंक, तो 8100 रुपीज़ यहाँ गए। अब एबीसी टेलीकॉम को ये पैसे की ज़रूरत नहीं है, उसके बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, तो जो सर्कल पहले ऐसे चल रहा था अब वो थोड़ा सा घूम के चलने लग गया, यानी कि ये 8100 रुपीज़ में से सारे पैसे चले गए, एसबीआई के पास कुछ नहीं बचा, एबीसी टेलीकॉम के अकाउंट में गए 8100। अब एचडीएफसी क्या करेगा? एचडीएफसी भी तो यही करेगा, 10% पैसा रखकर आगे लोन पर दे देगा। तो टेक्निकली जब बैंक्स का पैसा आपस में घूमता रहता है तो गवर्नमेंट को करेंसी प्रिंट करने की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है। गवर्नमेंट को करेंसी प्रिंट करने की रिक्वायरमेंट जो है कम हो जाती है, इसीलिए गवर्नमेंट बोलती है कैशलेस इकॉनमी बनाओ, कैशलेस इकॉनमी बनाओ। क्योंकि होता क्या है कि जब ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होती है ना तो गवर्नमेंट उसे इजीली कैच कर सकती है, पकड़ सकती है। पर जब यही ट्रांजैक्शन कैश के थ्रू होती है ना तो कैच करना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे। इसीलिए मेरे बच्चे गवर्नमेंट जो है वो कैशलेस इकॉनमी पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है। अच्छा सर, तो बैंक्स ने सर पैसा क्रिएट कैसे करा, एक बार फिर बताना। कुछ नहीं बेटा, बैंक आगे लोन देता चले जाता है, इससे पैसा क्रिएट होते चले जाता है। क्रिएट होने का मतलब क्या है कि जैसे ही लोन मिलकर मेरे बैंक में जाता है, बैंक को थोड़ी पता है कि ये पैसा लोन का था, बैंक को तो ये पता लगता है कि हाँ जी किसी आईसीआईसीआई ने बी को पैसा दिया, सिंपल, तो उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। अब पीएनबी को लगता है कि ये तो बी का पैसा ही है, वो इसे लोन पर दे देता है। लेट सपोज बी ने लोन लिया था इस पैसे को किसी और को पे करने के लिए, तो लेट सपोज एक्स को पे करना था इसे, तो एक्स को कैश में पे नहीं होगा, उसको भी बैंक से पे होगा। लेट सपोज उसका बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ चले जाएगा, वो सर्कल यहाँ से शुरू हो जाएगा मेरे बच्चे। तो कहने का मतलब ये है कि बैंकों का पैसा जो है बैंकों में घूमता रहेगा। आप सब लोगों ने पेटीएम यूज़ किया होगा, पेटीएम यूज़ किया है ना। अब ये जितने भी वॉलेट्स हैं ये गेम क्या खेलते हैं, आपका पैसा असली पैसा जमा करा लेते हैं अपने पास, और उसके बाद जब आप एक से दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं पेटीएम के थ्रू, तो होता क्या है, पेटीएम को कोई कैश थोड़ी मूव करना पड़ता है, नो, पेटीएम को तो बस एक अकाउंटिंग एंट्री पास करनी होती है। अकाउंटिंग एंट्री का मतलब अकाउंट्स में एडजस्टमेंट करनी होती है कि आयुष भाई ने प्रतीक को पैसे दे दिए, सिंपल, कोई कैश मूव करने की जरूरत थोड़ी है, बिल्कुल जरूरत नहीं कैश मूव करने की। प्रतीक ने आगे किसी को पैसे दे दिए, उसने आगे किसी को पैसे दे दिए, उसने आगे किसी को पैसे दे दिए। तो कहने का मतलब पेटीएम को पता है कि हमारा पैसा हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर ही घूमता रहेगा, बाहर जाएगा ही नहीं। और अगर आप पेटीएम से अपने बैंक में पैसा ट्रांसफर करने की बात करते हो ना, तो वो कहते हैं देखो हम करने तो देंगे तुम्हें, पर उसके लिए कुछ चार्जेस लगाएंगे हम, इसीलिए लगाते क्योंकि फिर उनका सर्कल खराब हो जाता है। अच्छा सर, तो आप क्या बताना चाहते हो? तो अब मैं आपको इसकी समरी बताता हूँ कि क्या बताया मैंने आपको। बेटा देखो, एक प्रूडेंट बैंकर का मतलब होता है एक समझदार बैंकर को ना फ्रॉम हिज
पास्ट एक्सपीरियंस ये बात पता होती है कि नॉट ऑल डिपॉजिटर्स विल टर्न अप एट वंस टू विड्रॉ डिपॉजिट्स। यानी कि ये बात किसी भी बैंकर को पता होती है कि सब लोग एक ही टाइम पर अपना पैसा निकलवाने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत ही रेयर होती है, बहुत ही रेयर होती है। ग्रीस में एक बार ऐसा हुआ है, या फिर गवर्नमेंट जब अनाउंस करना शुरू करती है इंडिया के अंदर, या आरबीआई अनाउंस करता है कि ये बैंक को अब हम काम नहीं करने देंगे, तो उस टाइम पर ऐसा होता है मेरे बच्चे। जनरली ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट चाहती है कि बैंक्स जो हैं वो इतनी जल्दी फेल ना हो, क्योंकि बहुत मुश्किल से लोगों का ट्रस्ट डेवलप होता है किसी भी बैंक पर। तो अगर बैंक्स भी फेल होना शुरू हो गए तो लोगों की जो लाइफ लॉन्ग सेविंग्स होती हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। इस वजह से मेरे बच्चे आरबीआई जो है वो पूरी रेगुलेशन रखता है। और ये बात हमारे बैंकर्स को भी पता होती है कि अगर हमारे पास बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा पैसा जमा कराया हुआ है तो हर कोई नहीं आ जाएगा अपना पूरा पैसा निकलवाने के लिए। हो सकता है कि मिस्टर ए अपना पूरा पैसा निकलवा लें, पर ज़रूरी थोड़ी कि बी सी डी ई एफ को भी उसी सेम टाइम पर, सेम दिन पर अपने सारे पैसों की ज़रूरत होगी। हो सकता है थोड़े बहुत पैसों की ज़रूरत हो। तो इसी वजह से आरबीआई ये डिसाइड करता है कि बैंक्स को अपने पास रिजर्व में कितना पैसा रखना चाहिए। सर आरबीआई कैसे डिसाइड करता है? बेटा आरबीआई ना बहुत सारी इन डेप्थ कैलकुलेशंस करके दो रेशियो निकालता है, और ये दो रेशियोज होते हैं मेरे बच्चे। एक होता है CRR और एक होता है SLR। कुबेर, CRR का मतलब होता है बेटा जी कैश रिजर्व रेशियो, और SLR का मतलब होता है बेटा जी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। CRR वो पैसा होता है जो कि ICICI या HDFC जैसे बैंक्स को आरबीआई के पास जमा कराना होता है, और SLR वो पैसा होता है जो कि बैंक्स को अपने पास रखना होता है। यानी कि अगर इन लोगों से मिलाकर 100 रुपया आया है ना डिपॉजिट में, तो कुछ पैसा ICICI अपने पास रखेगा, लेट्स सपोज 20 रुपये, इसको बोलते हैं SLR। और कुछ पैसा आरबीआई के पास भी रखेगा, 5 रुपये लेट्स सपोज, इसको बोलते हैं CRR। तो सर मतलब ये हुआ कि 100 रुपये में से 25 रुपये तो एक तरीके से लोन पर दिया ही नहीं जा सकता। जी हाँ बेटा, 25 रुपये तो लोन पर दे ही नहीं सकते। तो बैंक लोन दे कितना सकता है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 75 रुपीज़ का लोन दे सकता है बैंक आगे, क्योंकि ये उसे रखना ही पड़ेगा। इन दोनों को मिला के यानी कि CRR और SLR, यानी कि 20 रुपये और 5 रुपये को मिलाकर जो 25 रुपये निकलते हैं मेरे बच्चे, इसको LRR बोला जाता है। सर LRR का मतलब बेटा लीगल रिजर्व रेशियो। अब आपके एग्जाम्स में कुछ चेंजेस किए गए इस कॉन्सेप्ट में। पहले ना मनी मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला था वो कुछ इस प्रकार हुआ करता था, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR, यानी कि 1/LRR। तो अगर LRR इज 25%, दिस विल बी 4 टाइम्स। जिनके पास मैथ्स नहीं है मैं बता देता हूँ 1/25 4 टाइम्स कैसे हुआ। व्हेन आई से परसेंट, दिस इज ऑलवेज अपॉन 100। जब मैं इसे रेसिप्रोकेट करूँगा 100/25, इट विल कम एज 4 टाइम्स। पर ऑफ लेटली इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। आजकल टीचर्स 1/CRR लिखते हैं इसे। तो जैसे CRR मैंने आपको 5% दिया, सिर्फ 5%, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1/5/100, यानी कि 20 टाइम्स। तो आपके लिए एक MCQ क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि आपको बोला जाएगा कि CRR जो है वो 20% है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। तो इस केस में मनी मल्टीप्लायर इज 1/CRR, 1/20%, 20% is 1/20/100, which will be 5 times.
क्योंकि 100 घूम के जब ऊपर आएगा मेरे बच्चे तो 100/25 टाइम्स आ जाएगा आंसर। तो एक क्वेश्चन आपको MCQ फॉर्म में ऐसा आ सकता है कि आपको CRR दिया होगा और आपको मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी होगी। तो मेरे बच्चे बैंक्स जो है वो जितना भी पैसा रिसीव होता है वो सारा आगे लोन पर नहीं दे सकते, कुछ पार्ट बैंक्स को अपने पास मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जो बचा हुआ पैसा है सिर्फ वही आगे लोन पर जा सकता है। ये अमाउंट के कितना बैंक्स को अपने पास रखना होता है वो RBI डिसाइड करता है। CRR वो पैसा होता है जो RBI के पास रखा होता है। SLR वो पैसा होता है जो बैंक्स के पास अपने पास रखा होता है। हमारे लिए मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला ऑफ लेटली 1/CRR है। जब आप हायर लेवल्स पर जाएंगे आपको ये फॉर्मूला 1/LRR करके पढ़ाया जाएगा। आपको इनके फुल फॉर्म्स पता होने चाहिए बेटा। तो आइए ज़रा मैं इसके बारे में और चीज़ें आपको बताता हूँ, एक टैबुलर फॉर्म में इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो लेट्स अज्यूम कि इकॉनमी में प्राइमरी डिपॉजिट। सर ये प्राइमरी डिपॉजिट क्या होता है? बेटा प्राइमरी डिपॉजिट वो अमाउंट ऑफ मनी होता है जो किसी इकॉनमी में सबसे पहली बार बैंक में जमा होता है। लेट्स सपोज मैं इस अमाउंट को 100 करोड़ रुपए ले लेता हूँ, यानी कि ये वो पैसा है मेरे बच्चे जो सबसे पहली बार जो ए ने पैसा नहीं जमा कराया था, जैसे मेरे ये वाले एग्जाम्पल में 10,000 रुपीज़ थे, इसको बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। यानी कि जो सबसे पहली बार बैंक में पैसा जमा हुआ उसका नाम है प्राइमरी डिपॉजिट। तो आपको इसका भी MCQ क्वेश्चन आ सकता है। The money that has been introduced into the banking system for the first time is known as, ऑप्शंस दिए होंगे, आपका आंसर प्राइमरी डिपॉजिट होगा। ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि CRR मुझे दिया हुआ है 20%। 20% का मतलब कि बैंक्स को 20% अपने पास रखना पड़ेगा और वो 80% तक का लोन आगे दे सकते हैं। ठीक है सर, तो मैं यहां लिख रहा हूं राउंड, यहां लिख रहा हूं इंक्रीज इन डिपॉजिट्स या पहले इंक्रीज इन प्राइमरी डिपॉजिट लिख देता हूं, फिर लिखता हूं इंक्रीज इन डिपॉजिट, इंक्रीज इन लोन्स एंड इंक्रीज इन रिजर्व्स। अब ये क्या है देखते हैं। पहले राउंड में किसी ने बैंक में 100 करोड़ रुपए जमा कराए, इससे किसी भी बैंक के पास अगर ICICI में पैसे जमा हुए तो ICICI के पास 100 करोड़ का डिपॉजिट आ गया। अब ICICI को रिजर्व में कितना पैसा रखना पड़ेगा जी? इसका 20%, यानी कि 20 करोड़। तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोन कितना दे सकता है वो? 80 करोड़। बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत तो प्लीज़ बताओ। इज इट ओके कि 80 करोड़ कैसे निकाला मैंने? भाई अगर बैंक के पास आए 100 करोड़, 20% आपको रिजर्व में रखना है, तो जो बचे हुए 80 करोड़ है वही तो लोन दिया जा सकता है। सेकंड, अब सेकंड बैंक में किसी ने नया पैसा तो नहीं डलवाया, प्राइमरी डिपॉजिट तो नहीं डलवाया। हाँ, ए ने जो पैसा अपने ICICI बैंक में डलवाया था वही पैसा ICICI ने बी को दे दिया। बी ने अपने पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट में ये पैसा जमा कराया, यानी कि अगर ए ने 100 डलवाए, ICICI ने 20 रखे और बी को 80 रुपीज मिले तो ऑब्वियसली PNB के पास 80 रुपीज पहुंचे होंगे। यही 80 PNB के लिए एक डिपॉजिट हो जाएगा। अच्छा, आप कह रहे हो कि एक बैंक का लोन दूसरे बैंक का डिपॉजिट। हाँ जी मेरे बच्चे, CRR कितना है? 20%, 16 करोड़। सर यहाँ 16 करोड़ कैसे आया? बेटा 80 का 20% होता है 16। तो सर फिर कितना लोन दे सकते हैं? 64 करोड़। थर्ड में दोबारा से यही 64 करोड़ जो है तीसरे बैंक के लिए डिपॉजिट बनेगा। 20% बैंक्स अपने पास रखेंगे जो कि है 12.8 करोड़, और जो बचा 51.2 करोड़ है वो आगे लोन दिया जा सकता है। ऐसे करते 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 ये सर्कल चलता रहेगा। अच्छा सर कब तक चलता रहेगा? जब तक कि रिजर्व में 100 करोड़ रुपए नहीं आ जाते।
यहाँ का आंसर 400 करोड़ आएगा, यहाँ का आंसर 500 करोड़ आएगा, और ये सब कैसे आया मैं आपको वो भी समझाता हूँ। आपको 2-3 फॉर्मूलाज याद रखने हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है मनी मल्टीप्लायर का। फॉर्मूला है 1/CRR, दैट इज 1/20%, 1/20/100, दैट इज 100/20, यानी कि 5 टाइम्स। और दूसरा फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो है क्रेडिट क्रिएशन का। क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला होता है प्राइमरी डिपॉजिट, यानी कि वो पैसा जो सबसे पहली बार जमा हुआ, इनटू मनी मल्टीप्लायर। तो प्राइमरी डिपॉजिट 100 करोड़ रुपए थे, यानी कि सबसे पहली बार बैंक में 100 करोड़ रुपए जमा करवाए गए थे। ये पैसा 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, इसीलिए टोटल मनी जो क्रिएट होगा वो 500 करोड़ क्रिएट होगा। सर 500 करोड़ कैसे क्रिएट हुआ वो तो समझाओ। बैंक 1 के पास 100 करोड़ रुपए है, बैंक 2 के पास 80 करोड़ रुपए, पीएनबी के पास, तीसरे बैंक के पास 64, चौथे बैंक के पास 51.2, पांचवें बैंक के पास कुछ और कम, ऐसे करते करते इन सबका टोटल 500 करोड़ आ जाएगा बेटा। तो जमा 100 करोड़ ही हुए थे, पर डिपॉजिट होते 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 वही पैसा दोबारा डिपॉजिट हुआ, वही पैसा दोबारा डिपॉजिट हुआ, वो होते होते 500 करोड़ हो गए। 500 करोड़ में से बैंक्स ने आगे लोन पर 400 करोड़ रुपए दिए हुए हैं, यानी कि जितने पैसे आए 500, उसमें से 400 करोड़ आगे गए हुए हैं लोन पर। इस पैसे को, इस 400 करोड़ को बेटा कुछ नाम से बुलाया जाता है। इसका भी एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है मेरे बेटे, जरा प्लीज ध्यान से समझिएगा इसे। इस पैसे को बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। सर सेकेंडरी डिपॉजिट कौन सा डिपॉजिट होता है बेटा? इसको ना डिराइव्ड डिपॉजिट बोलते हैं, यानी कि दैट डिपॉजिट which has been derived from the banker's function of giving loans, या फिर it is that money which has been derived from the primary deposit, या फिर this is that money which is also known as bank money। ये वो पैसा जो बैंकों ने क्रिएट करा है। एक्चुअल में पैसा तो 100 ही करोड़ था। इसको बोलते हैं हाई पावर्ड मनी। ये वो पैसा है जो आरबीआई ने प्रिंट करा था, यानी कि विच हैज बैकिंग ऑफ एसेट्स ऑफ इक्वल वैल्यू। बट ये जो 400 करोड़ है डज नॉट हैव बैकिंग ऑफ एसेट्स ऑफ इक्वल वैल्यू। सर वो कैसे? यानी कि अगर मेरा बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, मैंने वहाँ पर 100 रुपये जमा कराए, तो बैंक तो अपने पास 20 ही रखता है, आगे 80 रुपये दे देता है। तो अगर आज सारे डिपॉजिटर्स जिन्होंने मिलाकर 100 रुपये जमा कराए वो सब चले जाएं आईसीआईसीआई के पास और बोले हमारा पैसा वापस करो, आईसीआईसीआई कभी पैसा वापस नहीं कर सकता सब लोगों का इकट्ठे एक साथ। क्योंकि जितना आपने अकाउंट में जमा कराया है उसने अपने पास उतना अकाउंट में नहीं रखा हुआ। इट इज नॉट बैक्ड बाय एसेट्स ऑफ इक्वल वैल्यू। नो, इट इज नॉट बैक्ड बाय एसेट्स ऑफ इक्वल वैल्यू। ठीक है, इक्वल वैल्यू से बैक किया जाता तो यहां पर फिर पूरे के पूरे 100 ही रुपए रखे होते। पर अगर ऐसा होगा तो बैंक्स बिजनेस ही नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखना मेरे बच्चे, अगर आपके पास कोई चेक है 100 रुपए का, वो ऑनर हो या ना हो पता नहीं, पर अगर आपके पास 100 रुपए का नोट है ना, वो हमेशा ऑनर होगा। दैट इज वाई पीपल प्रेफर कैश इन कंपैरिजन टू चेक। इतनी बात समझ आई? क्योंकि इट इज बैक्ड बाय एसेट्स ऑफ इक्वल वैल्यू, इसकी गारंटी सरकार देती है। इट इज नॉट बैक्ड बाय एसेट्स ऑफ इक्वल वैल्यू। इसीलिए इस 400 करोड़ को सेकेंडरी डिपॉजिट या बैंक मनी बोला जाता है। वो पैसा जो बैंकों ने क्रिएट करा है। बैंक तो बैंक करप्ट हो सकता है, पर हाई पावर्ड मनी वो होता है जिसको आरबीआई प्रिंट करता है। इट इज बैक्ड बाय एसेट्स ऑफ इक्वल वैल्यू। यहां पर हमारे पास फॉर्मूला है मेरे बच्चे क्रेडिट क्रिएशन का, प्राइमरी डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। इसका एक और फॉर्मूला है, क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू प्राइमरी डिपॉजिट
प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट। आपको इन क्वेश्चन में से एमसीक्यू क्वेश्चन और भी आ सकते हैं। आपको वैल्यू दे देगा क्रेडिट क्रिएशन की, आपको वैल्यू दे देगा प्राइमरी डिपॉजिट की, बोलेगा सेकेंडरी निकालो, या सेकेंडरी और प्राइमरी की वैल्यू दे देगा, बोलेगा क्रेडिट क्रिएशन निकालो, या फिर क्रेडिट क्रिएशन और सेकेंडरी डिपॉजिट दे देगा, बोलेगा प्राइमरी डिपॉजिट की वैल्यू निकालो। जैसे हमारे केस में प्राइमरी डिपॉजिट 100 करोड़ थे और सेकेंडरी डिपॉजिट यानी कि वो पैसा जो बैंक्स ने क्रिएट करा था आगे लोन दे देकर दैट इज 400। तो टेक्निकली हमारा क्रेडिट क्रिएशन दोनों ही फॉर्मूला से 500 करोड़ आएगा। ये देख लो, चाहे इससे कैलकुलेट करो चाहे इससे कैलकुलेट करो, आपका आंसर दोनों ही टाइम्स सेम आएगा, 500 करोड़। और थोड़ी सी बातें कर लेता हूं बेटा। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है 1/LRR या फिर 1/CRR। अभी के लिए आपके लिए 1/CRR रखते हैं। अच्छा, अगर CRR 10% होगा तो बताना मनी मल्टीप्लायर कितने टाइम्स आएगा, बताओ मेरे को, चैट में लिख दो। 10 टाइम्स। अरे चैट में लिख देते यार, सबको ही बता दी तुमने, 10 टाइम्स, ठीक है। अच्छा, अगर यही CRR 20% होगा यानी कि बैंक्स को अपने पास 20% पैसा रखना पड़ेगा, तो मनी मल्टीप्लायर कितना होगा, बोलो मेरे बच्चे। ठीक है, मेरे पास आंसर्स आ गए हैं, 5 टाइम्स। अच्छा, यही CRR अगर 25% होगा तो कितना होगा, 4 टाइम्स। तो यहां से एक बात पता लगी हमें कि जितना ज़्यादा पैसा रिजर्व में रखा जाएगा मनी उतने कम मल्टीप्लाई होगा। पर मतलब ये कि बैंक्स को जितना पैसा अपने पास रखना होगा वो उतना कम लोन दे पाएंगे, यानी कि मनी को मल्टीप्लाई करना उतना ही कम हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन CRR एंड मनी मल्टीप्लायर। तो इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स मतलब हायर द रिजर्व लेसर मनी विल बी मल्टीप्लाइड, लोअर द रिजर्व मोर मनी विल बी मल्टीप्लाइड। यानी कि अगर बैंक अपने पास ज्यादा रिजर्व रखेगा वो लोन कम दे पाएगा, और अगर रिजर्व कम रखेगा लोन ज्यादा दे पाएगा। आपको हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाए जहां पर आपको CRR की वैल्यू दी हो और आपसे पूछा जाए कि मनी मल्टीप्लायर बताओ, ऐसा हो सकता है। चलो, अब अज्यूम कर लो कि यहां पर प्राइमरी डिपॉजिट था 10,000 रुपए। सर प्राइमरी डिपॉजिट 10,000 रुपए था तो क्या, अब आपको क्रेडिट क्रिएशन निकालना है। सर क्रेडिट क्रिएशन और ये मनी मल्टीप्लायर का क्या फॉर्मूला होता है, तो क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला होता है PD इंटू मनी मल्टीप्लायर, यानी कि 10,000 इंटू मनी मल्टीप्लायर। तो इस केस में अगर मैं देखूंगा क्रेडिट क्रिएशन तो 1,00,000 रुपए हो जाएगी। देवांशी 1,00,000 रुपए कैसे आया मेरे बच्चे, 10 टाइम्स इंटू 10,000, 1,00,000। इस केस में हो जाएगी बेटा 50,000 रुपीज। सर कैसे निकाला आपने, बेटा 10,000 यानी कि प्राइमरी डिपॉजिट इंटू मनी मल्टीप्लायर, और इस केस में हो जाएगी 40,000। सर अगर आपने CRR और बढ़ा दिया होता और बढ़ाकर 50% कर दिया होता कि आधा पैसा अपने पास रखना है, तो मतलब 2 बार ही लोन दे पाते आगे, और इससे क्रेडिट क्रिएट होता सर 20,000 रुपये। तो सर फिर तो हम ये भी बोल सकते हैं ना कि CRR और क्रेडिट क्रिएशन में भी इनवर्स रिलेशनशिप है। जी हाँ मेरे बच्चे, जितना ज़्यादा रिजर्व में पैसा रखोगे उतना ही कम इकॉनमी में पैसा क्रिएट होगा, एज सिंपल एज दैट। तो आपको ये पता होना चाहिए मेरे बच्चे कहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप है और कहाँ पर इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से पता है ये वाला तो आप इजीली रिलेशनशिप्स निकाल सकते हो। ऑल्टरनेटिवली ये क्वेश्चन आपको पूरा लिखने को भी आता है। जब पूरा लिखने के लिए आता है मेरे बच्चे तो हमें 2 अजम्पशंस लिखनी होती हैं। इसकी 2 अजम्पशंस ये होती हैं कि सारी ट्रांजैक्शन बैंक्स के थ्रू होती हैं और पूरा बैंकिंग स्ट्रक्चर एक सिंगल यूनिट है। सिंगल यूनिट का मतलब ये है हमें इंडिविजुअली हर बैंक के पास पैसे नहीं देखने कितने, हमें ये देखना है टोटलिटी में बैंकों के पास कितना क्रेडिट क्रिएट हुआ है। फिर हमें एक अजम्पशन ये भी लिखनी होती है कि हर बैंकर को अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ये पता होता है कि हर कोई अपना पैसा निकलवाने के लिए एक साथ नहीं आएगा।
और फिर ये वर्किंग दिखानी होती है, इसको बोलते हैं वर्किंग ऑफ मनी मल्टीप्लायर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेरे बच्चे इसका। ये वर्किंग में हम लोग ये टेबल बनाते हैं और फिर इस टेबल की ये 3 स्टेजेस को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ, इन द फर्स्ट स्टेज प्राइमरी डिपॉजिट्स आर रिसीव्ड फॉर 100 crore rupees which increase the bank's deposit by 100 crores. Now the bank can keep 20 crores as reserve and the rest 80 crores is to be extended as loans. Now the loans of the first round become the deposits for the second round. In the second round, banks will also keep 20% of the money received या deposits received. तो 16 करोड़ रुपए अपने पास रखेंगे and can extend the rest 64 crores as loans. Similarly, third round में this 64 crores का loan becomes deposits for the third round. The banks will keep 20% of this 64 crores, that is 12.8 crores as reserves, and the rest 51.2 crores will be extended as loans. इसके बाद हम ये कैलकुलेशन समझाएंगे कि हमने कैलकुलेशन कैसे करी, कि हमें मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू जो है वो 5 टाइम्स निकाली कैसे, CRR 20% दिया था। और क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला है प्राइमरी डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर, तो 100 करोड़ इंटू 5 यानी कि 500 करोड़, ऐसे करके हमने वैल्यू निकाली। तो ये कॉन्सेप्ट होता है मेरे बच्चे हमारे मनी मल्टीप्लायर का। अब आपके कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं मेरे बच्चे। वैसे आज की क्लास में इतना ही करवाना है मेरे को, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं बेटा, कोई है तो। लिख कर भी पूछ सकते हैं, हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। हाँ बेटा, CRR वो पैसा होता है जो कि बैंक्स RBI के पास रखते हैं, SLR वो पैसा होता है जो बैंक्स जो है अपने पास रखते हैं। ये डिफरेंस होता है CRR और SLR में। आपको 1/CRR ही फॉर्मूला पढ़ाया जाता है मनी मल्टीप्लायर के लिए। हाँ जी देवजोत, ओके यस सर। ओके चलो। तो मेरे बच्चे आज की क्लास में ना मेरे को इतना ही करवाना है आपको। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। सो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।